कर फिर उसको। तो एक प्रश्न ये पूछा है कि ध्यान किस तरह से हमारे भीतर के जो अलग अलग तल हैं उनमें सामंजस्य बैठाता है, यानी हमारी बुद्धि है या हमारी भावनाएं हैं, मन के अलग अलग हिस्से हैं, या मोटे तौर पर ये जो जिनको आत्मा या तमाम चीज़ें कहते हैं, मतलब किस तरह से ये इन सारे चीज़ों में इंटीग्रेशन लाता है। तो मनुष्य क्या है कि एक मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस है, ये एक बहुआयामी प्राणी है और यही इसके आयाम हैं। भीतर के शरीर है, मन है और मन के भी फिर अलग अलग हिस्से हैं, विचार है, भावनाएं हैं, वृत्तियां हैं, और दूसरा जो उसके जो और जो सूक्ष्म हिस्से हैं यानी उसका चैतन्य है, ये सब इसके अलग अलग तल हैं। तो ये सब इसके डायमेंशन हैं मनुष्य के, इसलिए मनुष्य एक मल्टी डायमेंशनल प्राणी है। तो इन सब का समायोजन करने के लिए रास्ता ऐसा होना चाहिए जो खुद भी मल्टी डायमेंशनल हो, यानी इन चारों पांचों जो भी तल हैं या और भी ज़्यादा जो हैं उनको सबको समेट करके चले। तो जब भी कोई भी सिद्ध गुरु, कोई जागृत पुरुष इस तरह के चीज़ को का विकास करता है, ऐसे दर्शन का और ऐसी पद्धतियों का, तो उनमें सारी चीज़ों का समावेश होता है। अब यदि कोई साधक किसी जागृत पुरुष की पद्धति में साधना कर रहा है, अपने जीवन को संतुलित करने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो उस पद्धति में जो जो मौजूद है उसको सबको संभाल के चलना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम ओशो के पद्धति में हम समझने का प्रयास करें कि एक तरफ तो हैं ध्यान की विधियाँ, तो उनकी बनाई हुई, और कुछ पुरानी विधियों को भी उन्होंने नए कलेवर में प्रस्तुत कर दिया है अपनी विधियों के माध्यम से, ताकि वो आज के मनुष्य पर थोड़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाएं, पुराने ढंग की ना लगे। तो जो ध्यान विधियाँ हैं उनका ये काम होता है कि हमारे भीतर का ऊर्जाओं का ढंग बदले, रसायन बदले, कुछ हम शरीर की सीमाओं से मुक्त हों, एक आंतरिक डिसिप्लिन हमें उपलब्ध हो। और ये इस तरह से होता है कि विभिन्न प्रकार की ध्यान की विधियाँ होती है। बहुत सारी ओशो ने बनाई, बहुत सारी विज्ञान भैरव तंत्र में है, कुछ बुद्ध के यहाँ से आती हैं, कुछ गुरजेफ के यहाँ से आती हैं, थोड़ा थोड़ा करके ओशो ने सबका उपयोग किया है। तो कुछ विधियाँ ऐसी होती हैं जो हमें फिजिकल प्रेजेंस का ज़्यादा जिनका फोकस होता है, वो हमें एक तरह की ग्राउंडिंग देती हैं। जब हम फिजिकल प्रेजेंस को ज़्यादा महसूस करते हैं तो हम अपने शरीर के नज़दीक होते हैं। ये तो बिल्कुल मौलिक आधार है ध्यान साधना में प्रवेश करने का, कि जो यंत्र हमारे पास है हम उससे बेखबर ना रहें, पहले कदम पे हम उसके प्रति तो सजग हों। तो फिजिकल प्रेजेंस का हमें अभ्यास होता है। कुछ ऐसी विधियाँ होती हैं जिनके माध्यम से, चाहे जिसमें खान पाना हो, वाणी का अभ्यास हो, हाँ, चलने फिरने का, उठने बैठने, निद्रा पर ध्यान रखना हो, आहार पर ध्यान रखना हो, अपने श्रम पर ध्यान रखना हो, तो इस तरह की विधियाँ होती हैं। दूसरे तरह की विधियाँ होती हैं जो हमारी मन के संस्कार को तोड़ती हैं। एक कंडीशनिंग होती है हमारे मन की, जो समाज से मिलती है, एजुकेशन से मिलती है, और सामान्य जो सहज वृत्तियों के साथ मिल जाती है, उस कंडीशनिंग को तोड़ने की कुछ विधियाँ होती हैं जिनमें लगातार किन्हीं विचारों का ख्याल करना होता है। उदाहरण के लिए विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसी कई विधियाँ हैं जो एक विशेष विचार को अपने भीतर, जिसको मैच्योर करने पर बल देती हैं कि आई एम द डिवाइन फ्लेम। ये एक विचार है। धारणा की तरह से जब हम इसका उपयोग करेंगे तो ये खास तौर से हमारी पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ेगा कि आई एम ओनली बॉडी, इसको तोड़ेगा और एक नई व्यवस्था को जन्म देने का प्रयास करेगा कि मैं एक दैवी है, मेरे अंदर कुछ गुण है। कुछ विधियाँ ऐसी होती हैं फिर जो हमारी इमोशनल वेलबींग के आसपास डिज़ाइन होती हैं, और यही इमोशन का फोर्स है जो हमको महसूस होता है रोज़ रोज़, जिसमें हम जीते हैं, जिसका प्रभाव हम पर होता है। तो ये सारी 3-4 तल हैं जिनमें विधियों, जो तमाम तरह की विधियों से जिनको संभाला जाता है। जब विधियों हम ढंग से करते हैं इन तलों से संबंधित, उनके विज्ञान को समझते हुए, डिसिप्लिन में, श्रद्धा के साथ, गुरु की गाइडेंस के साथ, तो धीरे धीरे इन तलों में ये जो 3-4 तल हैं इनमें आपसी सामंजस्य बनने लगता है, और जिसके कारण से एक नए 4थे-5वें तत्व का उदय होने लगता है, जो होश का ही एक उच्च रूप है। होश सब में होता है लेकिन एक धारा विशेष की तरह से नहीं बहता है हम में। उदाहरण के लिए भाई, होश का उपयोग तो बैंक का कैशियर भी करता है जब वो नोट गिन रहा होता है, लेकिन उस समय उतना तनाव से भरा होता है कि होश तो होता है उसको कि एक नोट भी मिस ना हो जाए, लेकिन
उतना वो रिलैक्स नहीं होता है और किसी विषय पर उसका ध्यान होता है, नोट गिनने पर, अपने पर ध्यान नहीं होता है। वो ये एक नया तत्व है, अपने पर ध्यान चला जाना। तो ध्यान की विधियों से ये नए तत्व का उदय होता है, ये भी फिर इस पूरी व्यवस्था में जुड़ जाता है। तो ये सारा का सारा मिलकर हमको एक कंप्लीटनेस और होलनेस का एक आधार देता है। होलनेस, हम कंप्लीट हैं, वी डोंट मिस एनीथिंग, ऐसा कुछ फील देता है। और धीरे धीरे ये मैच्योर होता रहता है फिर समय के साथ, उम्र के साथ, अनुभव के साथ। इस तरह से ध्यान की विधियाँ ये हमारे माइंड, बॉडी और स्पिरिट में एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास करती हैं। ये तो ध्यान की विधियों का मामला हो गया। दूसरा जो है, जो गुरु की वाणी है, ओशो की पद्धति में हम कह रहे हैं, दूसरी साइड से उनकी वाणी जो है वो सिर्फ वाणी नहीं है, वो साउंड नहीं है, उसमें किसी बहुत ऊंची चैतन्य से आए हुए कुछ ऐसे विचार हैं, ऐसी बातें हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, जो हमारे मन के पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ती हैं, जो संस्कार लेके हम चल रहे हैं, जो फालतू के बिलीफ, इमेज ये हम लेके चल रहे हैं, हमारी साइकोलॉजी को, विभिन्न दिशाओं में बटी हुई साइकोलॉजी को, वो एक निश्चित दिशा में साइकोलॉजी तैयार होती है, हमारी निश्चित साइकी बनाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि 10 दिशाओं में हमारी साइकोलॉजिकल ऊर्जा बटी हुई हो, उसको सब जगह से समेट के एक दिशा में ला दिया जाए, तब भी हमारी साइकोलॉजी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन वो एक जगह इकट्ठी होती है। यहाँ से एक जगह से छोड़ना बड़ा आसान है, इसको 10 दिशाओं से प्रयास करेंगे छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सब जगह से इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर, एक बोर्ड पर आ गए, यहाँ से पूरी साइकोलॉजी को छोड़ना आसान है और यहाँ से इस धातु को बदलना भी आसान है। और फिर बदलने के हमारे पास रास्ते होते हैं, विधियों में आता है, सरेंडरिंग में आता है, सब कुछ आता है। तो कुल मिला के जो पूरी व्यवस्था होती है किसी भी जागृत पुरुष के द्वारा दी गई, उसमें इन तीनों तलों के, मनुष्य के जो तल हैं, मन, बुद्धि है, मन है, यानी आत्मा है, शरीर है, इनको एक साथ जोड़ने के और एक साथ समायोजित करने के आधार हैं और इसके फल मिलते हैं धीरे धीरे। और यही असल अध्यात्म है, यही जीवन से जुड़ा हुआ अध्यात्म है।